नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घोस्ट वर्ल्ड में, जहां हर रात डर की एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। अगर आप भी परछाइयों में छुपे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 10 साल हो गए उस रात को, लेकिन अब भी जब आंखें बंद करता हूं, तो उसकी लटकी हुई लाश मेरी आंखों के सामने झूल जाती है। संध्या, मेरी पहली पत्नी, जिसने हमारे बेडरूम के पंखे से फांसी लगा ली थी। लोग कहते हैं उसने खुदकुशी की, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं उस रात क्या हुआ था। हर साल उसकी बरसी पर मैं मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, शायद इस डर से कि कहीं उसकी आत्मा मुझसे बदला न ले। इस बार भी 10वीं बरसी की रात मैं पूजा करके लौटा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। घर में घुसते ही एक अजीब ठंडक लगी, जैसे कमरे में कोई बैठा हो, पर वहां कोई नहीं था। मेरी दूसरी पत्नी नेहा रसोई में थी, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने अचानक मेरी ओर मुड़कर कहा, "इतनी देर कर दी रवि, मुझे अकेला छोड़ दिया इतने सालों तक।" उसकी आवाज ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वो नेहा की आवाज नहीं थी। वो आवाज, वो लहजा, वो अंदाज, वो संध्या था। मैं चिल्लाया, "नेहा, ये क्या कह रही हो?" उसने मेरी ओर देखा। आंखें लाल थीं, चेहरा ठंडा, और होठों से खून की एक महीन धार बह रही थी। "तूने मुझे मारा था ना रवि? अब मैं तुझे बताऊंगी मौत कैसी होती है।" मैं पीछे हटा, मेरे पैर कांपने लगे। वो मेरी तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे वो इंसान नहीं, कोई परछाई हो। मैं कमरे से भागकर बाहर आ गया, सांसें तेज, दिल की धड़कनें बेकाबू। पर जब मुड़कर देखा, नेहा दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, "क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो?" "मैं तो बस खाना बना रही थी।" उसकी आवाज फिर से नॉर्मल हो गई थी, चेहरा वैसा ही जैसे हर रोज होता है। क्या मैंने कोई भ्रम देखा था, या संध्या सच में लौट आई है? उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं सका। नेहा तो मानो सब कुछ भूल ही गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मेरे दिमाग में उसकी वो लाल आंखें, वो ठंडी आवाज बार बार गूंज रही थी। अगली सुबह मैं अलमारी से अपनी पुरानी फाइलें निकाल रहा था, तभी एक फोटो हाथ लगी, मेरी और संध्या की शादी की फोटो। मैंने ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही उसे मेज पर रखा, एक झटका सा लगा। फोटो में हम दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे हर आम शादी की तस्वीरों में होता है। लेकिन कुछ मिनटों बाद उस तस्वीर में संध्या की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। मैंने दोबारा देखा। अब उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी जो पहले नहीं थी। मैं चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? मैंने आंखें मलीं, पर तस्वीर नहीं बदली। मैं डर के मारे उसे फाड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही फोटो को हाथ लगाया, वो तस्वीर खुद ब खुद जलने लगी। आग लगी, लेकिन सिर्फ तस्वीर में। मेरी उंगलियां तो पास थीं, लेकिन उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। मैं घबरा गया, दौड़कर नेहा के पास गया। "नेहा, देखो ये तस्वीर, इसमें कुछ अजीब हो रहा था।" उसने मेरी तरफ देखा और बोली, "कौन सी तस्वीर? हमारी शादी की?" "नहीं, मेरी और संध्या की।" वो मुस्कुराई। "रवि, कौन संध्या?" मैं ठहर गया। "क्या तुम्हें नहीं याद, मेरी पहली पत्नी संध्या?" उसने सिर हिलाया। "रवि, तुम्हारी तो पहली शादी मुझसे ही हुई थी। तुम ठीक हो?" मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। नेहा को संध्या का कोई जिक्र याद नहीं था। उसके शब्दों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई और बोल रहा हो, जैसे सच को मिटाने की कोशिश हो रही हो। मैंने झट से अपनी पुरानी अलमारी खोली, संध्या की डायरी निकालने के लिए, जो मैं सालों से संभाल कर रखे हुए था। लेकिन डायरी गायब थी। हर वो चीज जो संध्या की याद दिलाती थी, तस्वीरें, पत्र, उसके गहनों का डिब्बा, सब गायब था। जैसे कोई पूरी तरह मिटा देना चाहता हो कि वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। मैं बुरी तरह डर चुका था। जिसने 10 साल पहले फांसी खाकर जान दे दी थी, उसकी निशानियां मिट रही थीं, और उसकी जगह जैसे नेहा की यादों में भी जहर घुल चुका था। संध्या अब सिर्फ याद नहीं रही, वो मेरी हकीकत बन गई थी। उसी शाम मैं अपने पुराने घर की ओर गया, जहां मैं और संध्या पहले रहते थे। उस घर को मैंने किराए पर दे दिया था। वहां रहने वाले अब बदल चुके थे, लेकिन पास ही की गली में एक बूढ़ी औरत रहती थी, श्यामा काकी। वो हमारे घर में नौकरानी थी। जब संध्या की मौत हुई थी, उसी ने सबसे पहले उसकी लाश देखी थी। मैं उनके घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो आवाज आई, "कौन? रवि बाबू?" मैंने हां में सिर हिलाया। काकी अब लगभग बिस्तर से उठ नहीं पाती थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही डर अब भी जिंदा था।
मैं बैठा और सीधे पूछा, काकी, उस रात आपने क्या देखा था? सच सच बताइए। वो कांपती आवाज में बोली, मैंने बहुत बार सोचा तुम्हें बताने का, लेकिन डर गया बेटा, बहुत डर गया। मैंने उनका हाथ थामा। अब बताइए प्लीज। काकी की आंखों में आंसू आ गए। उस रात तुमने और संध्या बिटिया ने बहुत झगड़ा किया था और वो रोती हुई ऊपर चली गई थी। मैं रसोई में थी, तभी एक चीख सुनाई दी। जब मैं ऊपर पहुंची तो दरवाजा बंद था। अंदर से कोई औरत हंस रही थी, लेकिन वो संध्या की हंसी नहीं थी। मैं चौंक गया। क्या मतलब, औरत? हां, एक परछाई सी दिखी थी खिड़की पर, और तभी एक झटके से दरवाजा खुला और संध्या पंखे से झूल रही थी। लेकिन रवि बाबू, वो रुक गईं। बोलिए काकी, आगे क्या? उसके पैर जमीन से छू नहीं रहे थे और कमरे में कोई रस्सी भी नहीं थी। वो हवा में लटक रही थी, जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों से पकड़ रखा हो, और उसके होंठ वो हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। काकी, आपने ये किसी को बताया क्यों नहीं? बताया था पुलिस को, लेकिन उन्होंने पागल कहकर भगा दिया और मैं डर के मारे सब भूलने की कोशिश करने लगी। मैं कांपने लगा। अब सब कुछ जोड़ने लगा था। संध्या ने खुद फांसी नहीं लगाई थी, उसके साथ कुछ और हुआ था, और शायद वो चीज जिसने उसे मारा वो अब लौट आई थी, और इस बार मेरे जरिए नेहा को अपना शिकार बनाना चाहती थी। श्यामा काकी की बातों ने मेरी जिंदगी का हर यकीन तोड़ दिया था। मैं घर वापस आया, पर मेरे मन में अब एक ही सवाल था, वो परछाई कौन थी? क्या वो संध्या की मौत के पीछे थी, या संध्या की आत्मा खुद उसी से लिपटी हुई अब लौट आई है? मैंने घर का कोना कोना खंगालना शुरू किया। पुराने कागज, संदूक, फर्श की दरारें। एक अलमारी के पीछे की दीवार हल्की सी उभरी हुई थी। जब उसे थोड़ा धक्का दिया तो अंदर से एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकला। बॉक्स पर धागा लिपटा हुआ था और ऊपर हल्दी सिंदूर के पुराने निशान थे, जैसे किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। खोलते ही एक अजीब सी दुर्गंध आई और अंदर कुछ चीजें थीं। एक टूटा हुआ काले धागे का ताबीज, एक औरत की जली हुई चूड़ियां और एक पत्र जिस पर खून से लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं। मैंने कांपते हाथों से पत्र उठाया। खून की स्याही से लिखा गया था, जिसने मुझे जलाया, मारा, धोखा दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा बदला पूरा होगा और मैं किसी और की नहीं होने दूंगी उस शरीर को। उस वक्त घर में सन्नाटा था। नेहा ऊपर के कमरे में थी। मैं भागकर ऊपर गया। कमरा बंद था। दरवाजा खटखटाया। नेहा, नेहा, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। मैंने जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुला और जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। कमरे में नेहा जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, चेहरा नीला पड़ रहा था और उसके सामने फर्श पर वही ताबीज जल रहा था। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और एक धीमी गूंजती आवाज में बोली, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते रवि, ये शरीर अब मेरा है। मैं चिल्लाया, संध्या, ये क्या कर रही हो? ये नेहा है, उसे छोड़ दो। जैसे तूने मुझे नहीं छोड़ा था रवि। तू भूल गया ना, उस रात तू ही मुझे धक्का देकर भागा था। तूने ही दरवाजा बंद किया था और मुझे छोड़ दिया उस अंधेरे के हवाले। अब मैं लौट आई हूं और इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अचानक नेहा जोर से चीखने लगी। उसकी गर्दन जमीन से ऊपर उठ गई। पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को तोड़ मरोड़ रही हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। कमरे की बत्तियां जल बुझने लगीं और दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, मैं अब इस घर में हमेशा रहूंगी। नेहा का शरीर अब संध्या की आत्मा के कब्जे में था। मैं समझ गया था कि अब कोई आम उपाय काम नहीं आएगा। मुझे उस आत्मा से टकराना होगा, लेकिन अकेले नहीं। मैं उसी रात शहर के बाहर रहने वाले एक पुराने तांत्रिक बाबा त्रिलोकनाथ के पास गया। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और बिना कुछ कहे बोले, जिसे तूने मरने दिया, अब वो किसी और के सहारे जी रही है। मैंने कांपते स्वर में कहा, बाबा, मेरी बीवी को बचा लीजिए, नेहा को। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बचाना है तो पहले सच्चाई से मुंह मत मोड़। तू ही था ना जो उस रात संध्या को अकेले छोड़कर गया था। मैंने आंखें झुका लीं। बोल रवि, क्या हुआ था उस रात असली में? मैं चुप रहा, पर अब सच बताना जरूरी था। हमारे बीच झगड़ा हुआ था, बहुत भयानक। संध्या ने मुझे शक किया था नेहा को लेकर।
मैं गुस्से में था। उसे जोर से धक्का दे दिया। वो दीवार से टकराई। मैं डर गया। मैं भाग गया कमरे से और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जब लौट कर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो फांसी पर लटक रही थी, लेकिन फांसी खुद उसने नहीं लगाई थी बाबा, किसी और ने उसे। बाबा ने मेरी बात बीच में काट दी। वो परछाई, वो ताकत जिसने संध्या को मारा, वो कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा है जो सालों से इस घर से जुड़ी है। वो एक रक्षा यक्षिणी थी जिसे तुम्हारे दादा ने बुलाया था परिवार की रक्षा के लिए, लेकिन तुम्हारी गलती ने उसे उकसा दिया। मैं चौंका। मतलब? उसने तय किया कि जो भी इस घर की औरत को दुख देगा वो मरेगा। संध्या के साथ जो हुआ वो खुद उस आत्मा ने किया, लेकिन संध्या की आत्मा अपनी मौत का सच लेकर उसी के साथ जुड़ गई। अब दोनों एक हो गए हैं। बदला अधूरा है और इस बार निशाना सिर्फ तू नहीं, नेहा है। तो क्या अब कुछ किया जा सकता है? हाँ, बाबा बोले। संध्या के शरीर का अंतिम अंश अब भी इस दुनिया में कहीं है। वो चीज जो जलने से बच गई थी, उससे संपर्क बनाना होगा। जहां संध्या की चूड़ियां और ताबीज मिला था, वहीं कहीं वो अंश है। अगर वो मिल गया और सही विधि से उसका मुक्ति तर्पण कर दिया गया तो आत्मा शांति पा सकती है। बाबा ने मुझे एक खास मंत्र दिया, एक लोहे की कील दी जिसे जमीन में गाड़ना था, और एक बात कही, जब ये सब हो उस रात घर में कोई और ना हो, सिर्फ तू और वो आत्मा आमने सामने। उस रात मैं अकेला लौटा अपने उसी घर में जहां कभी संध्या ने आखिरी सांस ली थी। बाबा के दिए मंत्र और ताबीज मेरे पास थे और दिल में डर, लेकिन अब डर से ज्यादा डरावनी थी वो सच्चाई जिससे भागना अब मुमकिन नहीं था। घर में घुसते ही एक सर्द हवा ने मुझे छू लिया। बिजली बंद हो गई थी। दीवारों पर दरारें थीं जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाले हों। मैंने कमरे के बीचों बीच वो लोहे की कील जमीन में ठोकी और वहीं ताबीज सामने रखा। संध्या, अगर तू यहां है तो सामने आ। मेरी आवाज कांप रही थी। कुछ क्षण शांति रही, फिर कमरे का तापमान गिर गया। दीवारें खुद ब खुद कांपने लगीं और सामने वाली खिड़की से धुएं जैसी कोई चीज अंदर घुसी, धीरे धीरे आकार लेती हुई। वो संध्या थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी मैंने याद रखी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली, और आवाज जैसे दो औरतों की चीखें एक साथ गूंज रही हों। तू मुझे बुला नहीं सकता रवि, तूने हक खो दिया है मुझे पुकारने का। मैंने कांपती आवाज में कहा। मैं जानता हूं मैंने गलती की, लेकिन नेहा की कोई गलती नहीं। उसे छोड़ दो। क्यों? जैसे तूने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं, सच में। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो खून जमा दे। अब मुक्ति से बात आगे बढ़ चुकी है। अब मैं चाहती हूं एक सौदा। या तो तू वो दर्द सहे जो मैंने सहे, या फिर नेहा की आत्मा मेरी होगी हमेशा के लिए। मैं चिल्लाया, तू क्या चाहती है? तेरा शरीर, तेरी सांसें, तेरा मन। तू मर और मेरी रूह को शांति मिले। मैं पीछे हट गया, ताबीज की ओर देखा। बाबा ने कहा था कि मंत्र पढ़ना है। मैंने आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम भूतपूर्व आत्माए स्वाहा। संध्या चीखने लगी। दीवारें हिलने लगीं, बल्ब फट गए और हवा तेज तूफान की तरह घूमने लगी। रवि, रुक जा, ये तुझे जला डालेगा। लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरी शब्द के साथ मैंने ताबीज को आग में फेंका और लोहे की कील को खून से छूकर जमीन में पूरी तरह गाड़ दिया। एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। कमरा ठंडा पड़ गया, धुआं गायब, दीवारें शांत। मैं जमीन पर गिर गया और उसी पल नेहा दौड़ती हुई कमरे में आई। अब वो होश में थी। आंखों में डर था, लेकिन चेहरा सामान्य। रवि, मुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ? मैंने उसे गले से लगा लिया। कुछ नहीं, अब सब ठीक है। या शायद मैं बस यही मानना चाहता था। वो रात गुजरी। संध्या की आत्मा को मैंने मुक्ति दी थी और कम से कम मुझे यही यकीन था। नेहा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। हम दोनों ने तय किया कि ये घर छोड़ देंगे। नया शहर, नई जिंदगी और पुरानी यादों से दूरी। पर जाने से पहले मैं एक बार उस कमरे में गया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। कमरे की फर्श पर वो जगह अब भी थी जहां कील गाड़ी थी। मैंने ध्यान से देखा, वो कील अब जमीन से गायब थी, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। दिल में हल्की सी सिरहन हुई, पर मैंने खुद को समझाया, नहीं, सब ठीक है। हमने घर बेच दिया और दूसरे शहर में आ गए।
6 महीने बाद नेहा प्रेग्नेंट थी। मैं नौकरी पर जाता और शाम को लौटकर उसकी देखभाल करता। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई, ठीक 2 बजे। मैं चौंक गया। दरवाजे की झिर्री से देखा, बाहर कोई नहीं था। जैसे ही पलटा, घर के अंदर से एक आवाज आई, कांच टूटने की। मैं भागकर रसोई में गया। नेहा बेहोश पड़ी थी और उसके बगल में जमीन पर रखी थी एक जोड़ी जली हुई चूड़ियां, ठीक वही जो संध्या के साथ जली थीं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। नेहा की आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन अब वो नेहा नहीं थी। वो मुस्कुराई और वही पुरानी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना रवि, मैं मुक्ति नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ वापस आना चाहती थी, हमेशा के लिए। अब हम तीनों साथ रहेंगे, तू, मैं और हमारा बच्चा, क्योंकि उस मासूम शरीर में अब मैं जन्म लूंगी और तब कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था या एक नई कहानी की शुरुआत? कुछ आत्माएं मरती नहीं, वो सिर्फ रिश्ते बदलती हैं।